हेलो एवरीवन। तो सीबीएसई ने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस लॉन्च किए हैं। तो इस साल तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, ये क्या पता आने वाले ईयर्स में 5 कर दें ये। और जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की जिनको आदत है, उनके लिए वो 2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि जिन बच्चों का एम 100 आउट ऑफ 100 है, इन 2 क्वेश्चंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि काफी बच्चे 100 ना भी ला पाए, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें लॉजिक, दिमाग, कॉन्सेप्ट सब चाहिए। जरा सी गलती हुई नहीं कि आपने गलत आंसर टिक कर दोगे आप। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, बड़े कंफ्यूजिंग है ये, काफी सारे बच्चे इनके आंसर गलत लगा सकते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना। ऐसे धीरे धीरे मैं और भी लॉन्च करता जाऊंगा क्वेश्चंस। अभी मैं आज 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा रियल नंबर से है। ठीक है जी, आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो इसमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है। हमें आंसर ए तब टिक करना है जब हमारी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट ट्रू जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 की। और बी ऑप्शन हमें कब टिक करनी है? जब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की। सी ऑप्शन कब टिक करनी है? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा? फॉल्स है। और डी ऑप्शन कब टिक करनी है? स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है। चलिए आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में से ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन टिक करके आएंगे? असर्शन क्या है? if the coordinates of the midpoints of sides AB and AC of a triangle ABC, आइए ABC बना देता हूं मैं एक ट्रायंगल आपके सामने। ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स क्या क्या देता हूं? डी और ई। ठीक है, एक डी ले लेता हूं, एक ई ले लेता हूं। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या ले लेता हूं? डी। और ए सी का क्या ले लेता हूं? ई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 3 5। और ई के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? -3 और -3। अगर मैं डी निकालना चाहूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं डी निकालूंगा तो 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, सबको आता है ना अच्छे से, का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 6 स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -3 तो 6 हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ -3 तो कितना हो जाएगा बेटा? 8। 36 प्लस 64, 100 का अंडर रूट 10। बोलो 10 यूनिट्स आ गया डी। तो बीसी कितना होगा? अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है, मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट बताना। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो जो ये 10 यूनिट्स है, ये बीसी का क्या होगा बोलो? हाफ होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये साइड जो बनी तो थर्ड साइड का क्या होगी बेटा? हाफ भी होगी। और पैरेलल तो होगी होगी। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये तो बात हमारी ठीक है कि जो बीसी होगा वो 20 यूनिट्स होगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसने ये नहीं कहा कि ये गलत है। स्टेटमेंट 2, बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बात गलत तो नहीं है, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये बात तो ट्रू है, लेकिन इसने पूरी बात नहीं दी। मिड पॉइंट थ्योरम में अगली बात क्या आएगी? वो जो लाइन है वो पैरेलल तो है ही,
साथ साथ इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी तो बोलना था, इक्वल टू हाफ ऑफ। इसने ये बात कंप्लीट दी नहीं जानबूझ के, समझ गए मेरी बात? ये ट्रू है, गलत नहीं है, इतना पार्ट तो ट्रू है। मीन स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 मैंने इसने ये वाली लाइन जानबूझ के मिस कर दी ताकि बच्चा गलत करके आए। तो हम क्या मार्क करके आएंगे? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि तब होती जब ये वाली लाइन भी होती इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो 10 20 का हाफ है, यही वाली बात लगाई है ना, वो वाली बात तो उसने स्टेटमेंट 2 में मिस कर दी। आया समझ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करके आओगे? बी। और मैं गारंटी दे सकता हूं, आप पहली बार जब ये किसी को क्वेश्चन दोगे तो वो क्या मार्क करके आएगा? ए, जबकि इसका एक्चुअल आंसर क्या है? बी। आप ट्राई कर लेना अपने दोस्तों के साथ कि वो आंसर ए लगा के आने वाले हैं, जबकि करना क्या था इसका आंसर? बी। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। स्टेटमेंट 2 उसने जानबूझ के आधी दी, कंप्लीट दी नहीं। बात तो ठीक है भाई, पहले तो होती है, ये बात समझे अच्छे से? आओ, फर्स्ट का तो बी हो गया, अब सेकंड assertion क्या कह रहा है? SCF of 11 and 17 is 1 and LCM of 11 and 17 is 11 into 17। अब यहां पे बच्चों से गड़बड़ क्या होती है? इसने कहा LCM of 2 co-prime number is equal to their product। पहली बात ट्रू है, दूसरी बात भी ट्रू है, लेकिन बच्चों से गड़बड़ क्या होती है? क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, जो इसने ये लाइन बोली है ना, SCF of 11 and 17, 11 and 17 को प्राइम नंबर ही है। क्यों? जब दो नंबर का SCF 1 होता है, जब दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो वो दोनों को प्राइम नंबर ही होते हैं। तो इसने यहां पे क्या बोल दिया? LCM of 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या लगा के आएंगे? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू and statement 2 is also true and statement 2 is the correct explanation for statement 1। इसका आंसर आप ए मार्क करके आओगे। बहुत बच्चे ये सोचते हैं यार, यहां पे इसने SCF 11 and 17 बोला, उसने जानबूझ के बोला। SCF उनका 1 है, कहने का मतलब दो नंबर्स का SCF जब 1 होता है, उनका नाम ही क्या होता है? वो दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर ही होते हैं। आप कोई और को प्राइम नंबर उठाओ, चलो ये तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, जैसे अगर मैंने कहा 5 and 6 दो को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका 1 के अलावा, तभी ये इनका SCF 1 है। तभी इनका जो LCM आएगा वो प्रोडक्ट ही आने वाला है। 5 into 6 कितना हुआ बोलो? 30। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप ए मार्क करके आओगे और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बी मार्क करके आओगे। तो ऐसे और अच्छे अच्छे assertion रीजनिंग के क्वेश्चन जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, इन दो क्वेश्चंस में अपने नंबर कट नहीं कराना चाहते, उनके लिए मैं टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। थैंक यू।